23 मार्च 1931 का वो दिन जब भारत माँ के उन 3 वीर सपूतों के गले में फांसी का फंदा था, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में देशभक्ति, वीरता और अंग्रेज सरकार के प्रति नफरत देख सभी अंग्रेज अधिकारी डरे और सहमे हुए खड़े थे। और भारत माता के वे वीर सपूत फांसी से भी नहीं डरकर गा रहे थे, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य था 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी के घर में। और कुछ ही पल में संपूर्ण लाहौर जेल इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी थी। और वे नारे आज भी सच्चे देशभक्त के दिलों में खटकते हैं। और ये आजादी के 3 मतवाले सुखदेव, राजगुरु और शहीद आजम भगत सिंह थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत माँ के उन 3 वीर सपूतों में से शहीद आजम भगत सिंह के संपूर्ण जीवन के बारे में, कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति संपूर्ण देश के युवाओं के दिल और जान में बस गया और कैसे उसने अपनी एक आवाज से संपूर्ण अंग्रेज साम्राज्य को हिला दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं चौधरी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन सक्सेस 78 पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं शहीद आजम भगत सिंह के जीवन के बारे में पूरा विस्तार से। शहीद आजम भगत सिंह का प्रारंभिक जीवन कैसा था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, उसके सिख परिवार में हुआ था। जबकि उनका पैतृक गांव खटकड़ कला पंजाब था, जो भारत में है। वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह संधू और माता का नाम विद्यावती कौर था। ये 8 बहन भाई थे और भगत सिंह उनमें से दूसरे नंबर के थे। भगत सिंह की दादी ने उनका नाम भांगा वाला यानी अच्छे भाग्य वाला रखा था, पर बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। जब उनका जन्म हुआ तब औपनिवेशिक विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के जुल्म में उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजित सिंह और स्वर्ण सिंह तीनों जेल में थे। उनके पूर्वजों का लंबे समय से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंध था। उनके चाचा अजित सिंह और स्वर्ण सिंह भी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका परिवार एक ऐसा वातावरण प्रदान कर रहा था जहाँ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा हमेशा होती रहती थी। यही कारण था कि भगत सिंह के भीतर बचपन से ही देशभक्ति की भावना मजबूत हो गई थी। भगत, क्या कर रहे हो तुम? बंदूकें बो रहा हूँ। बंदूकें? हाँ जी। अरे बेटा, बंदूकें बोगे तो फिर गोलियों के फल लगेंगे, फिर वो फल खाएगा कौन? अंग्रेज दुश्मन। भगत सिंह की स्कूली शिक्षा दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल और आगे की शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर से प्राप्त की। नेशनल कॉलेज लाहौर में उनकी मुलाकात सुखदेव थापर और भगवती चारण जैसे अन्य लोगों से हुई। भगत सिंह अपने कॉलेज के दिनों में कई नाटकों में भाग लेते थे जो देशभक्ति से परिपूर्ण होते थे। वे एक अच्छे राइटर भी थे। करतार सिंह सराबा, जिन्हें भगत सिंह अपना आदर्श गुरु मानते थे, उनको मात्र 19 साल की आयु में 16 नवंबर 1915 को ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा दे दी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शहीद आजम भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर द्वारा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था, जिसमें जन आधारित आंकड़ों के हिसाब से 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय भगत सिंह की आयु मात्र 12 साल थी। हत्याकांड की सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे और वहां जाकर जो हाल देखा, उस घटना ने भगत सिंह के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। इसके बाद भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। भगत सिंह ने 1920 के दशक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हो रहे असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के चोरा चोरी नामक स्थान पर किसानों और कुछ लोगों की भीड़ ने अंग्रेज सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें लगभग 23 पुलिस कर्मचारियों की मौत हो गई थी। यह घटना इतिहास में चोरा चोरी कांड के नाम से जानी जाती है। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और किसानों का साथ नहीं दिया। तब भगत सिंह बहुत ही निराश हुए और उनके बाद उनका अहिंसा पर से विश्वास कमजोर हो गया और उन्होंने सशक्त क्रांति को स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र मार्ग समझा। इस घटना के बाद क्रांतिकारियों के 2 दल बन गए थे, जिनमें से एक दल नरम दल और दूसरा दल गरम दल के नाम से जाने जाते थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, असफुल्ला खान, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल
और चंद्रशेखर आजाद जैसे आदि क्रांतिकारी नेता गरम दल के नेता थे। 1924 में भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था और भारत को स्वतंत्र बनाना था। भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारी हिंसा का सहारा लेकर ब्रिटिश सरकार को कमजोर करने की योजनाएं बनाने लगे। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन पर गरम दल के कुछ लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूट लिया था, जिसे उस समय काकोरी कांड के नाम से जाना गया था और अब इसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। इस घटना को अंजाम देने वालों में राम प्रसाद बिस्मिल, अकबरुल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरी समेत 10 और क्रांतिकारी शामिल थे। काकोरी षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। जब ब्रिटिश सरकार ने इस घटना की तलाशी ली तो उन्होंने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 17 लोगों को जेल, 4 लोगों को सजाए काला पानी या आजीवन कारावास और 4 लोग राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, असफाउल्लाह खान को फांसी की सजा सुनाई थी। इस घटना के बाद भगत सिंह इतने ज्यादा दुखी हुए थे कि उन्होंने अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा को चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA में से जोड़ दिया था और उसे एक नया नाम दिया गया, जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के नाम से जाना गया। उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण भारत के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और साइमन कमीशन वापस आओ के नारे लगाए। साइमन कमीशन बहिष्कार के लिए लोगों ने भयानक प्रदर्शन किया। इस कमीशन का लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग ने भी जमकर विरोध किया। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों वापस जाओ का नारा दिया और इस कमीशन का विरोध किया। उनके इस विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज का नेतृत्व सैंडर्स कर रहा था। उसने अपने एक अधिकारी स्कॉट को लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने के आदेश दिए, जिस कारण लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। मगर मृत्यु से पूर्व लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर बरसाई गई हर एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। लाला लाजपत राय और भगत सिंह के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद थे, परंतु उनकी मौत के बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु ने अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को मारने की कसम खाई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स को गोलियों से मारकर अपना बदला पूरा किया। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में वायसराय पब्लिक सेफ्टी बिल पेश कर रहे थे। इस बिल में ब्रिटिश सरकार के पास यह अधिकार आ जाता कि वह किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में ले सकती थी। इस बिल को कानून बनाने के लिए विठल भाई पटेल जैसे ही फैसला बनाने लगे, तभी अचानक असेंबली में जोरदार विस्फोट हुआ। हॉल में धुआं भर गया और दोनों व्यक्ति इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ जैसे नारे लगाने लगे। ये 2 व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ही थे। उनका मकसद लोगों को मारना या घायल करना नहीं था, बल्कि बैरो यानी ब्रिटिश सरकार को सुनाना था। उन्होंने हॉल में पेपर भी फेंके थे जिन पर लिखा हुआ था बैरो को सुनाने के लिए बहुत ही ऊंची आवाज की जरूरत होती है। इसके बाद दोनों को ब्रिटिश अफसरों ने पकड़ लिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने के आरोप में दोषी ठहराया गया और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद 14 जून 1929 को भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव, राजगुरु और अन्य साथियों को दिल्ली की सेंट्रल जेल में बंदी के रूप में रखा गया। कुछ दिन वहां रखने के बाद उन्हें 17 जून 1929 को मियावाली जेल में भेज दिया गया। यहाँ अच्छा भोजन नहीं मिलने के कारण उनकी भूख हड़ताल 116 दिन तक चली, जो इतिहास की सबसे लंबी भूख हड़तालों में से एक मानी जाती है। इस हड़ताल ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा और ब्रिटिश सरकार की क्रूरता को उजागर किया। यहाँ पर उन्होंने अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल को जारी रखा था। इसके बाद उन्हें और उनके साथियों को लाहौर जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। भूख हड़ताल में उनके एक साथी जतेंद्र नाथ दास की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने 5 अक्टूबर 1929 को अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी। भगत सिंह करीब 2 साल तक जेल में रहे। यहाँ पर उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा।
यहाँ पर उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें से एक लेख है व्हाई आई एम एथिस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसको अंग्रेजी में लिखा। इसके बाद 10 जुलाई 1929 को सैंडर्स की हत्या के मामले की कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें भगत सिंह को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की तरफ से राय बहादुर देवनारायण थे, जबकि भगत सिंह की वकालत आसफ अली कर रहे थे। 26 अगस्त 1930 को भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या और बम विस्फोट के आरोप में अपराधी सिद्ध कर दिया गया। अदालत द्वारा 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनाई जाने के बाद लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। फांसी की सजा को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए। ब्रिटिश सरकार के जज जीसी हिल्टन ने 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई। गांधी जी ने फांसी की सजा के एक दिन पहले भी 23 मार्च 1931 को वायसराय इरविन से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को रोकने के लिए पत्र भी लिखा था, परंतु उनको फांसी की सजा सुनाए जाने के कारण भारत के लोग जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उससे ब्रिटिश सरकार डर गई थी। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने 7 घंटे पहले 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ाने के आदेश को मंजूरी दे दी थी। फांसी पर जाने से पहले भगत सिंह से जब उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई, तब उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्होंने उस जीवनी को पूरा करने का समय दिया जाए। जेल के अधिकारियों को जब उन्हें यह सूचना दी कि अब उनको फांसी पर देने का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा कि ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल ले। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उसके बाद भगत सिंह ने किताब छत की ओर उछाल के बोले, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बिना किसी डर के मस्ती से गाते हुए जा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। इसके बाद लाहौर सेंट्रल जेल 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 7:33 पर फांसी का फंदा पहनाया गया और तीनों ने फंदे को चूमा और उसके बाद उनके हाथ पैर बांध दिए गए। जब जल्लाद काला मसीह ने उन तीनों से पूछा कि पहले फांसी कौन खाएगा, तो सुखदेव ने जवाब दिया कि पहले मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए, उसके बाद भारत के तीनों वीर क्रांतिकारियों को एक के बाद एक फांसी पर लटका दिया गया। उनकी फांसी के बाद जेल में लोगों ने करीब 15 मिनट तक इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इस प्रकार भारत में प्रत्येक 23 मार्च को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। उनके शौर्य और स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान के लिए भारतीय जनता उन्हें महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आज भी याद करती है और उन्हें आजाद हिंद फौज के रूप में एक महान योद्धा के रूप में स्मरण किया जाता है। भगत सिंह की शहादत के बाद वे भारत के युवाओं के दिल के लिए आदर्श बन गए। उनका सारा बलिदान और स्वतंत्रता के प्रति उनका समर्पण आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। उनके विचार और उनकी क्रांतिकारी भावना आज भी भारतीय समाज और राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भगत सिंह का सपना केवल राजनीतिक आजादी का नहीं था, बल्कि वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां सबके लिए समान अधिकार हो और एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना हो। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको शहीद आजम भगत सिंह के जीवन के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से देने की कोशिश की है, मगर इसके बाद भी अगर आपके पास कोई प्रश्न है या आपको कोई अन्य जानकारी की आवश्यकता है तो हमें कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और इस तरह की और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगली बार तक सीखते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।